हेलो एवरीवन। आज मैं फ़िज़िक्स का ट्यूटोरियल शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं फ़िज़िक्स के 11th और 12th के टॉपिक्स को कवर करूंगा। पढ़ाने से पहले मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। बिफोर कमिंग टू द टॉपिक मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं पढ़ाऊँगा उस लेवल का जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए भी वर्दी होगा। बट ये वीडियो सीरीज़ केवल इंजीनियरिंग और पीएमटी एंट्रेंसेस को टारगेट करके नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ और ये सब्जेक्ट नेचर के बहुत करीब है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप नेचर और नेचुरल फेनोमेनन को भी फील कीजिए। फिजिक्स और नेचर को एनालाइज कीजिए और इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप 11th 12th या मैक्सिमम 13th में होंगे, तो ये एज ग्रुप केवल किताबी कीड़ा बनने का नहीं है। आप सब्जेक्ट मैटर को समझें, फील करें और एग्जीक्यूट करें। जब थक जाएं तो आउटडोर गेम्स खेलें, अच्छी म्यूजिक सुनें, कंसेप्ट्स को इमेजिन करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन को डेवलप करें। मैं आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों अच्छे से डील करूंगा, क्योंकि थ्योरी आपका इमेजिनेशन और रिप्रेजेंटिंग स्किल्स डेवलप करेगा और न्यूमेरिकल्स आपका ब्रेन स्ट्राइकिंग टेंडेंसी डेवलप करेगा। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल इंट्रेंसेज में कॉम्पीट नहीं भी कर पाते हैं तो आगे लाइफ में या अदर एग्ज़ाम्स लाइक एनडीए, डिफेंस एग्ज़ाम्स, ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, इवन ग्रेजुएशन या अदर साइंस बेस्ड कोर्सेज या एग्ज़ाम्स के लिए भी मैच्योर होंगे। इन केस आप फील्ड चेंज भी करते हैं और जनरल कंपटीशन या सिविल सर्विसेज के तरफ मूव करते हैं तो आपके ब्रेन का मैच्योरिटी लेवल इतना हो चुका होगा कि चीज़ों को आप इजीली ग्रास्प कर सकेंगे। तो अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ा रहूँगा तो मेरी बातों को सुनिएगा, जो मैं पढ़ूँगा उनको सुनिएगा। फिर जब एक वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप उसको पॉज करके जो पेजेज हैं आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जो अपना नोट्स बनाएंगे आप तो लास्ट टाइम एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करने में आपके लिए आसानी होगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ काइनेमैटिक्स आज। इसके पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर्स है, वो मैं काइनेमैटिक्स कंप्लीट करने के बाद पढ़ा दूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि किसी कंसेप्चुअल टॉपिक से स्टार्ट करूँ। काइनेमैटिक्स एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जो बच्चे यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर्स नहीं पढ़े हैं आप थोड़ा वेट कर लीजिए। काइनेमैटिक्स ख़त्म होने के बाद यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर्स मैं पढ़ा दूँगा, तब आप इसको पढ़ लेना। और जो लोग पहले थोड़ा पढ़े हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। Now about kinematics. It is the branch of mechanics in which we study about motion of particles and bodies regardless of causes of motion. We study causes of motion in dynamics. यानी कि काइनेमैटिक्स में हम लोग बॉडी या पार्टिकल के मोशन को डील करेंगे कि भाई चल रहा है, किसी स्पीड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, कितना देर चला, कब तक रुका रहा, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों चला, कहने का मतलब है कि अगर रेस्ट पे है अचानक से क्यों चलने लगा, या चल रहा था तो स्पीड क्यों कम हो गया, या फिर चल रहा है एक डायरेक्शन में तो दूसरे डायरेक्शन में क्यों मुड़ गया, ये सब नहीं पढ़ेंगे। इन सब मोशन को चेंज करने वाले कारण हैं वो पढ़ेंगे हम लोग डायनामिक्स में। डायनामिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क ऑफ एनर्जी, etc। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जो कारण हैं मोशन को चेंज करने वाले वो पढ़ेंगे डायनामिक्स में। अभी हम लोग बस मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if its position does not change with time with respect to an specific observer, otherwise it is said to be in motion। कहने का मतलब है कि अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर कौन है? जो इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। फिजिक्स में इवेंट को डिस्क्राइब करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग ऑब्जर्वर को समझ लें कि जो इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है वो कौन है। सपोज आप हैं, आपके सामने कोई आपका एक दोस्त है जो कि 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है। समय बढ़ रहा है लेकिन उसका पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। आप दोनों के बीच का दूरी 2 मीटर है, वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है। तो आप बोलेंगे कि वो आदमी, आपका दोस्त, रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं बगल से कार से जा रहा हूँ, कार आगे बढ़ रहा है, मैं कार में बैठा हुआ हूँ, मैं भी कार के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए आप दोनों
मोशन में होंगे, क्योंकि आप दोनों का पोजीशन, आप दोनों का स्टेट मेरे रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा और आप दोनों के लिए मैं मोशन में रहूँगा। क्योंकि अगर आप मुझे देखिएगा तो मैं जैसे जैसे समय बढ़ेगा मेरा दूरी आपसे बढ़ते जाएगा, तो मैं आपके रिस्पेक्ट में मोशन में होऊंगा। लेकिन आपका दोस्त जो आपके सामने 2 मीटर के दूरी पे खड़ा है वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा जब तक वो चलेगा नहीं। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू किया और बी पर पहुंचा थ्रू दिस कर्व्ड पाथ। तो इस कर्व्ड पाथ का जो लंबाई होगा इसको हम लोग मेजर कर लेंगे, क्योंकि यही दूरी वो तय किया है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ए से बी पहुंचने का बहुत सा तरीका हो सकता है। वो इस पाथ के अलॉन्ग जा सकता है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। वो डायरेक्टली ए से बी जा सकता है तो जो ए से बी के बीच का ये लाइन सेगमेंट बनेगा उसका जो लंबाई होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। वो मान लीजिए इस तरह से गया तो इस कर्व्ड पाथ का जो लंबाई होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। अगर वो किसी ट्रायंगल के साइड्स के अलॉन्ग मूव करता है, जो पार्टिकल है वो ए से चलना शुरू किया, अलॉन्ग साइड ए बी वो बी तक पहुंचा, फिर बी से चलकर सी तक पहुंचा, फिर सी से ए तक पहुंचा, तब उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर वही पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ए से चलना शुरू किया थ्रू द पॉइंट बी, वो एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, यानी कि ए से चलना शुरू किया अलॉन्ग दिस सर्कुलर पाथ, वो वापस ए पे पहुंच गया, तब उस केस में उसका डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा? द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, यानी कि 2πr। जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विथ एसआई यूनिट मीटर। ठीक है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है रेशियो, जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप क्लास 9 या 10th में पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो वो क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू। वो होता है 2.5, 2.1, 3.0 लाइक दिस। इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? रेशियो। दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटीज। सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं मास। मास क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। हम मानते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, तो 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है? यूनिट। सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि सेम मास को हम लोग दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिख देंगे? 5000 ग्राम। ये दोनों सेम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 5 है अब बन गया है 5000। जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता है यूनिट छोटा हो जाता है। तो अगर मुझे ग्राम और किलोग्राम में कंपेयर करना होगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई ग्राम के साथ 5000 लगा है और केजी के साथ 5 लगा है, यानी कि केजी इज अ लार्जर यूनिट देन ग्राम। तीसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, प्लस वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि 2 वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे हम तो उसका रिजल्टेंट, उसका सम केवल उन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, उन दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। कुछ क्वांटिटीज हम मान के चलते हैं कि उनके पास एक डायरेक्शन है, लेकिन वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होते हैं। लाइक करेंट, लाइक प्रेशर, टाइम एंड ऑल दैट। टाइम हमेशा पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर बढ़ता है, बट स्टिल इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। करेंट, मान लीजिए एक तार से 3 एम्पियर करंट गया, दूसरे तार से 4 एम्पियर करंट गया, ठीक है, और यहाँ पे जंक्शन में मिला, एक नए तार से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे पहुँच रहा है 3, यहाँ से 4, तो निकलेगा कितना? 7 एम्पियर। अब इन दोनों तारों के बीच में कोई भी एंगल हो, यहाँ से हमेशा क्या निकलेगा? 7 एम्पियर। इन दोनों के बीच के एंगल पर वो डिपेंड नहीं करेगा। उसी प्रकार प्रेशर जो है वो हमेशा लगता है नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, यानी कि उसके पास एक डायरेक्शन है, बट ऑल दिस क्वांटिटीज डोंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज।